हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम एक शब्द में उत्तर और जोड़ियां हल करेंगे काव्य बोध के संबंध में। सभी महत्वपूर्ण जोड़ियां इसमें और जो एक शब्द में उत्तर है वो सभी कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन, रिक्त स्थान, सत्य सत और कुछ जोड़ियां हल कर ली थी। तो आपने यदि नहीं देखी हैं तो आप जरूर देखें, जिससे कि आपका काव्य बोध का चैप्टर, संपूर्ण चैप्टर खत्म हो जाए और आपकी जो वार्षिक परीक्षा की तैयारी है वो अच्छी हो सके। इसमें हम रिक्त स्थान जो लेकर आ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रिक्त स्थान आपके लिए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अपना पूर्ण सहयोग दें और अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी ऐसी ही अच्छी करते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमें जोड़ी मिलाना है। तो पहला हमारा है, चारूचंद की चंचल किरणें खिल रही थी जलथल में। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपको जो ऊपर तीन दी गए हैं, जो यहाँ पे आपको जो कविताएं दी गई हैं और इसके बगल में आपको गुण बताना है कि इनमें से कौन गुण है। नीचे दो दो हैं, यहाँ पे गुण बताए गए हैं और यहाँ पे आपके रस बताए गए हैं। तो नीचे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रस है। तो आइए आपको पहले इन तीन में से मिलाना है। तो पूछा गया है, चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो ये आपका किसका उदाहरण होगा? तो ये आपका जो होगा वो प्रसाद गुण का होगा, क्योंकि इसमें प्रसाद गुण हो रहा है। दूसरा, बुंदेलो बुंदेले हर बोलों की मोह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मैदानी है तो झांसी वाली रानी थी। आप जान रहे हैं इसमें कौन सा रस है? इसमें वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस। और जो वीर रस है, उस वीर रस में आप जानते हैं कि कौन सा जो गुण होता है। तो वीर रस में आप जानते हैं कि कौन सा गुण होगा। तो इस जो वीर रस है इसमें ओज गुण होता है। कौन सा गुण होता है? ओज गुण होता है। तो जो वीर रस है उसमें कौन सा गुण होगा? ओज गुण होगा। तो बुंदेलो हर बोलो की मोह जो है इसमें वीर रस होगा और वीर रस में कौन सा गुण होता है? ओज गुण होता है। तो इसका आंसर होगा 2। तीसरा, बतरस लालच लाल की मुरली धई लुकाए, सोहे करे भोहनी हंसे और देन करी नट जाए। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें आप जान रहे हैं कि कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें श्रृंगार अलंकार होगा। कौन सा? सॉरी, श्रृंगार रस होगा। कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा। और उसका जो गुण होता है वो क्या होता है? माधुर्य गुण होता है। तो इसका हो जाएगा आपका 3। कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। आइए चौथा देखते हैं, माधुर्य गुण। माधुर्य गुण किसमें होता है? आपको पता होना चाहिए। जो माधुर्य गुण होता है वो किन में होगा? तो माधुर्य गुण जो है वो अपना श्रृंगार रस में होगा। तो श्रृंगार रस का हो जाएगा माधुर्य गुण। प्रसाद गुण है, जो प्रसाद गुण है वो किसमें होगा? अभी हम आपको बता चुके हैं ऊपर ही। जो प्रसाद गुण है आप बताइए किसमें होगा। तो प्रसाद गुण जो होगा अपना शांत रस में भी प्रसाद गुण होता है। तो इसका हो जाएगा आपका 5। और ओज गुण जो है वो वीर रस में ओज गुण होता है, अभी हम बता चुके हैं ऊपर। तो उसका हो जाएगा 6। तो हमारी जो जोड़ियां हैं जी, हम बता चुके हैं आपको कि कौन से रस में कौन सा गुण होता है। तो आप याद रखने कि कौन से गुण में आपको कौन सा रस होता है। तो आइए आगे देखते हैं हम। आगे हमारे हैं, आगे हमको देखना है। पहला है हमारा कि आधुनिक काल में कौन सी? पहला है, आधुनिक काल के महाकाव्य के नाम लिखिए। तो आधुनिक काल में जो महाकाव्य लिखे गए हैं उनके आपको नाम लिखना है। तो आप कोई भी 2 महाकाव्य के नाम यहाँ पे लिख के बता सकते हैं। कितने? 2। तो आइए हम बताते हैं कि आधुनिक काल के जो महाकाव्य हैं वो कौन हो सकते हैं। एक तो कामायनी हो सकता है। कौन सा? कामायनी। कामायनी। और दूसरा आपका हो सकता है यामा। कौन सा हो सकता है? यामा। तो जो कामायनी है और जो यामा है, ये दोनों क्या है? आधुनिक महाकाव्य है। महाकाव्य किसे कहते हैं? जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, उसको हम महाकाव्य कहते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी आधुनिक युग के 2 महाकाव्य हैं। तो कौन है? एक कामायनी और दूसरा यामा। यामा है जो महाकाव्य है। आइए आगे देखते हैं हम। खंड काव्य का एक उदाहरण लिखिए। तो आप कोई भी एक खंड काव्य ले सकते हैं इसमें। तो हम देख सकते हैं कि जो सुदामा चरित्र होता है वो क्या है? सुदामा चरित्र जो है, सुदामा चरित्र जो है वो क्या है? आपका एक सुदामा चरित्र आपका एक खंड काव्य है। तो इसमें आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, सुदामा चरित्र ले सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो विस्तृत कलेवर, जिसमें विस्तृत कलेवर होता है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया गया है
विस्तृत कलेवर माना जिसका बड़ा कलेवर होता है, मतलब जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन का पूरा चित्रण होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, विस्तृत कलेवर। तो आपको जो शब्द है उस शब्दों पे ध्यान देना है। विस्तृत कलेवर का मतलब होगा जो किसी के विस्तार, मतलब किसी के जीवन का संपूर्ण चित्रण। तो उसमें कौन सा काव्य होगा, आप जानते हैं कि किसी के व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, उसमें हम कहते हैं महाकाव्य होगा। कौन सा, महाकाव्य। कौन सा होगा, महाकाव्य होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो महाकाव्य होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, अगला हमारा होगा आधुनिक युग के गे मुक्तक। गे मुक्तक को क्या बोलते हैं, प्रगीत बोलते हैं। कवियों के नाम लिखिए। तो गे मुक्तक के संबंध में आधुनिक युग में अभी कौन कौन से कवि जो हैं वो हैं, इसके संबंध में कौन कौन से गे मुक्तक गाने वाले कवि हैं। तो आपको पता है कि गे मुक्तक वाले कौन कौन से कवि हैं, यदि नहीं पता है तो आइए हम बताते हैं। एक है अपने निराला जी। कौन से, निराला। निराला जो है वो गे मुक्तक वाले हैं, निराला, निराला हो गए। दूसरे हम लिख सकते हैं पंत। तीसरे हम कह सकते हैं महादेवी वर्मा। जो तीन कवि हैं ये अपने गे मुक्तक वाले कवि हैं या प्रगीत वाले कवि हैं। तो याद रखना है कि आधुनिक युग में जो गे मुक्तक वाले कवि हैं वो कौन है, निराला हो गए आपके, पंत हो गए आपके, और महादेवी वर्मा हो गए। ये तीन कवि जो हैं आपके वो गे मुक्तक के संबंध में हैं। तो याद कर ले, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, वात्सल रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाला कवि का नाम क्या है। तो जो वात्सल रस है उसको 10वां रस किस कवि ने माना है। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो वात्सल रस है वो कौन सा रस है, 10वां रस है। और इस रस में जो माता पिता के बीच में जो पुत्रों के प्रति प्रेम होता है उसको दर्शाया गया है। और आप जानते हैं कि जो सूरदास जी थे अपने, वो श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम करते थे। तो यहाँ पे जो सूरदास जी हैं उन्होंने श्री कृष्ण का और यशोमती माता का जो प्रेम बताया गया है उसी का चित्रण है। उन्होंने इसको वात्सल रस नाम दिया है। तो जो कवि हैं वो कौन से हैं, सुदामा जी। कौन से, सॉरी, सूरदास जी। कौन से हैं, सूरदास जी। सूरदास जी जो हैं वो वात्सल रस के प्रवर्तक हैं, मतलब इन्होंने ही वात्सल रस को बताया था। आइए अगला है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो आप जान सकते हैं या बता सकते हैं आप कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद जो होता है वो शांत रस का स्थायी भाव होता है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, निर्वेद। आइए अगला है, अगला हम देखेंगे कि एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में परिस्थिति बस अनेक भावों का संचार होता है। इन भावों को क्या कहते हैं। तो इन भावों को आपको बताना है। क्या कहेंगे कि बीच बीच में जो भाव आते जाते हैं तो इनको हम कहते हैं संचारी भाव। क्या कहते हैं, जो संचारी भाव हैं वो स्थायी भाव के बीच बीच में, स्थायी भाव के बीच बीच में परिस्थिति बस अनेक भाव जो आते रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं, संचारी भाव कहेंगे। जो परिस्थिति बस आते रहेंगे, जिस परिस्थिति, कोई परिस्थिति यदि बन रही है तो वो क्या है, बीच बीच में कुछ रस आते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम स्थायी भाव। ऐसे भावों को हम स्थायी भाव कहते हैं जो हमारे शरीर में स्थिर हैं, लेकिन जो बीच बीच में परिस्थिति के अनुसार आते रहते हैं उनको हम संचारी भाव कहेंगे। और हमारे मन में जो हमेशा के लिए स्थित है उनको हम स्थायी भाव कहेंगे। अगला, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल में कौन सा रस है। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस होगा। तो यहाँ बताया गया है, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। तो यहाँ पे कर्ण रस की बात हो रही है। यहाँ पे कौन सा रस होगा, कर्ण रस हो रहा है। तो कौन सा है, करुण, कर्ण रस की बात हो रही है। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, मतलब जो गोपाल है श्री कृष्ण के प्रति यहाँ पे बताया गया है कि वो जा रहे हैं तो वहां पे जो गोपियां हैं वो कह रही हैं अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। तो कौन सा रस है यहाँ पे, कर्ण रस का उदाहरण है जी। आइए अगला है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है।
तो आपको बताना है कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो भय होता है। क्या होता है? भय होता है भयानक रस का स्थायी भाव। अगला है अनुभव के प्रकार बताइए। तो आप जानते हैं अनुभव जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुभव आप जानते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के अनुभव होते हैं। तो पहला आपका होगा जो अनुभव के प्रकार में पहला होगा वो आपका है सात्विक अनुभव। कौन सा? सात्विक अनुभव। सात्विक पहला कौन सा हो गया है? सात्विक हो गया है। दूसरा आपका क्या हो गया है अनुभव में? दूसरा कायक अनुभव होता है। कौन सा होता है? कायक अनुभव। कौन सा होता है? कायक अनुभव होता है। तो एक हो गया सात्विक अनुभव, दूसरा हो गया कायक अनुभव, तीसरा आपका जो होगा तीसरा अनुभव रस में आपका जो होगा वो है मानसिक अनुभव। कौन सा है? मानसिक अनुभव। मानसिक अनुभव होगा। और चौथा जो आपका होगा तो पहला हो गया सात्विक अनुभव, दूसरा कायक अनुभव, तीसरा मानसिक अनुभव और चौथा जो आपका होगा वो आहार अनुभव होगा। कौन सा? आहार अनुभव। आहार अनुभव या है जी लास्ट में क्या है? आहार अनुभव। आहार अनुभव होगा। तो आपके अनुभव रस के चारों प्रकार हो गए। आपको याद रखना है पहला सात्विक अनुभव, दूसरा कायक अनुभव, तीसरा मानसिक अनुभव और चौथा आहार अनुभव। तो अनुभव रस के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अगला देखिए आप प्रमुख संचारी भाव के नाम लिखिए। तो प्रमुख संचारी भाव कौन कौन होते हैं? तो आपको बताना है जो संचारी भाव प्रमुख हैं। एक आप कहेंगे आलस। आलस क्या है? एक संचारी भाव है। कौन सा? आलस। आलस आपका एक संचारी भाव हो गया है। दूसरा हम कह सकते हैं चिंता। चिंता भी एक संचारी भाव हो गया है। तीसरा हम कह सकते हैं शंका। किसी के प्रति यदि आपको शंका है तो आपके मन में क्या आएंगे? विचार आएंगे बार बार। ठीक है। तो जो स्थायी भाव है इनको हम प्रमुख स्थायी भाव संचारी भाव सॉरी मान सकते हैं। तो आलस आपका हो गया है, दूसरा चिंता हो गई है और तीसरी शंका हो गई है। जी आपके क्या माने जाएंगे? जी आपके संचारी भाव माने जाएंगे। आइए अगला है रस के अंगों के नाम लिखिए। तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव। पहला क्या होता है? स्थायी भाव। स्थायी भाव तो आप जानते हैं पहला क्या होता है? स्थायी भाव होता है। इसके जो अंग होते हैं वो 4 होते हैं। पहला क्या होता है? पहला स्थायी भाव होता है और दूसरा क्या होता है? विभाव होता है। दूसरा क्या होगा? विभाव होगा। तीसरा को होगा विभाव होगा। तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा आपका? अनुभव होगा। अनुभव होगा और चौथा क्या होगा? संचारी भाव होगा। चौथा क्या होगा? संचारी भाव। संचारी क्या होगा? संचारी भाव होगा। तो आपके जो रस हैं इनके चारों अंग हो गए हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो याद रखने रस के अंग कितने होते हैं? रस के अंग जो होते हैं वो 4 होते हैं और प्रकार कितने होते हैं? प्रकार जो होते हैं वो 10 होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 10 प्रकार होते हैं। आइए अगला देखते हैं कर्ण रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए। तो आपको ये तो पता ही है कि कर्ण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो कर्ण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या है? शोक है। कौन सा है? शोक होता है कर्ण रस का स्थायी भाव। आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं। तो काव्य का जो सौंदर्य बढ़ाते हैं वो धर्म क्या कहलाते हैं? वो अलंकार कहलाते हैं। तो काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। धर्म अलंकार कहलाते हैं। किसकी परिभाषा है? तो आपको बताना है कि काव्य का जो सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म हैं वो अलंकार कहलाते हैं। जी किसने कहा था? तो आचार्य जो दंडी थे उन्होंने भी कहा था। किसने कहा था? आचार्य दंडी ने कहा था। तो किसकी ये परिभाषा है? तो आचार्य दंडी की। तो आचार्य जो दंडी है उन्होंने कहा था कि काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। तो किसकी परिभाषा है? आचार्य दंडी की परिभाषा है। याद रखना है आपको कि जो परिभाषा है जी वो आचार्य दंडी की है। आइए अगला देखते हैं हम
शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के जो प्रकार होते हैं, आप जानते हैं कि जो शब्द के आधार पर अलंकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो शब्द के आधार पर कितने हो गए? 3 प्रकार की। कितने हो गए? 3 प्रकार के। और अर्थ के आधार पर जो है वो अलंकार जो होते हैं, तो अर्थ के आधार पर जो अलंकार होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो शब्द के आधार पर जो है वो 3 प्रकार के, और अर्थ के आधार पर जो है वो 5 प्रकार के अलंकार होते हैं। आइए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है। तो इसमें हमें अलंकार बताना है। तो अब देखा है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, बताना है जो साड़ी है वो साड़ी, जो साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, कुछ पता नहीं चल रहा है। वो आगे इसकी जो लाइन है वो है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है। इसमें आपको बताना है कि अलंकार कौन सा है। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि यहाँ पे हमें संदेह हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। कौन सा? संदेह अलंकार। क्या होगा? संदेह अलंकार यहाँ पे होगा। आइए अगला है, अगला हमारा है जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर। में कौन सा अलंकार है आपको? तो बताया जा रहा है कि जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर, मतलब जो बनमोर हैं, जो मोर हैं, वो किसको? श्याम को जान कर, क्या घनश्याम जानने लगे, घनश्याम माने बादल जानने लगे हैं। तो नाच उठे बन मोर, तो बन के मोर क्या है? नाचने लगे हैं। तो इसमें क्या है? इसमें भ्रम पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है? भ्रम पैदा हो रहा है। तो इसका जो होगा आपका वो भ्रांतिमान अलंकार होगा। कौन सा? भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा? भ्रांतिमान अलंकार होगा। इसमें कौन सा अलंकार होगा अपना? भ्रांतिमान अलंकार होगा। आइए अगला है अपना कविता में, कविता में रुकने और आगे बढ़ने के नियम को क्या कहते हैं? तो कविता में जो रुकना होता है और आगे बढ़ना होता है वो विराम कहलाता है। क्या कहलाता है? वो विराम कहलाता है। कविता में रुकना उसके बाद आगे बढ़ना जो है वो विराम कहलाता है। वो जी छंद के संबंध में है। आइए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा है कि कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपन्यास क्या है? तो कविता की जो अनजानी दुनिया है, दुनिया का पहला जो उपकरण है, सॉरी उपन्यास नहीं, उपकरण है, पहला उपकरण क्या है? तो उपकरण जो है अनजान दुनिया का पहला उपकरण जो है वो छंद है। क्या है? छंद। क्या कहलाएगा? छंद है। इसका आंसर आपका छंद हो जाएगा कि कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण जो है वो क्या है? छंद है। आइए दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम क्या है? तो आपको बताना है जो दुर्मिल सवैया छंद है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका जो दूसरा नाम है वो है चंद्रकला। क्या है? चंद्रकला इसका दूसरा नाम है। किसका? दुर्मिल सवैया का जो दूसरा नाम है वो क्या है? चंद्रकला। आइए आगे देखते हैं हम। आगे हमारे जो हैं वो है अगला है, इनमें 4 पंक्तियां होती हैं, पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। यह उर्दू और फारसी की एक शैली है और यह क्या कहलाती है? तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये रुबाइयों की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रुबाइयों की बात हो रही है। तो जो क्या है? एक रुबाइयाँ, रुबाई है, जो रुबाइयों की बात हो रही है। तो ये क्या है? एक रुबाई। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है शब्द गुण या शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के जो होते हैं वो शब्द गुण होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। याद रखना है शब्द गुण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अगला काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। किसकी परिभाषा है जी? तो जो परिभाषा जो है बताई गई है जी डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है। किसकी? जो डॉक्टर नगेंद्र हैं इनकी परिभाषा है। तो किसकी परिभाषा है? डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है कि काव्य एवं शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। तो ये किसकी परिभाषा है? जी है आपके नगेंद्र की परिभाषा बताई गई है। अगला बिंब के भेद बताइए। तो बिंब के भेद के नाम बताइए। तो आपको बताना है
जो बिंब होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो बिंब के भेद जो हैं वो 3 बिंब होते हैं। पहला का है इंद्रिय बिंब। कौन सी? इंद्रिय। तो यहाँ पे कौन सा है पहला? इंद्रिय बिंब। तो पहला हमारा हो जाएगा इंद्रिय बिंब। इंद्रिय बिंब। दूसरा अपना हो जाएगा काल्पनिक बिंब। काल्पनिक बिंब। तीसरा हमारा हो जाएगा प्रेरक बिंब। तीसरा हमारा हो जाएगा कौन सा? प्रेरक बिंब। तो ये 3 प्रकार के अपने बिंब हो गए हैं। आइए अगला है हमारा, बिंब का प्रयोग साहित्य में कब से होता रहा है? तो जो बिंब का प्रयोग है वो जो साहित्य है इसमें कब से प्रयोग होता रहा है? तो प्रारंभ से ही। कब से? प्रारंभ से ही इसका प्रयोग होता रहा है। किसमें? बिंब में, साहित्य का कब से? प्रारंभ से, शुरू से ही होता रहा है। अगला, किस कविता की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है? तो जो कवि हमारे शमशेर बहादुर सिंह थे, जो शमशेर थे, उनकी जो पहचान है वो एक बिंब के रूप में है। तो किसकी? शमशेर की। शमशेर हैं जो, उनकी पहचान किसके रूप में है? कवि के रूप में है। एक बिंब धर्मी कवि के रूप में कौन है? शमशेर हैं। आइए इंद्रिय बिंब की प्रकार बताइए। तो हमें अब इंद्रिय बिंब की प्रकार बताना है। तो इंद्रिय बिंब जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो वो 5 प्रकार का होगा और उसके प्रकार हमें बताना है। तो पहला जो है, जो पहला इंद्रिय बिंब अपना होगा वो होगा चाक्षुष। क्या होता है? चाक्षुष। पहला चाक्षुष हो गया। दूसरा अपना होगा श्रव्य। श्रव्य हो जाएगा। तीसरा अपना हो जाएगा स्पर्श। और चौथा अपना हो जाएगा घातप। और पांचवा जो है, पांचवा अपना हो जाएगा आस्वाद। क्या हो जाएगा पांचवा? आस्वाद। यहाँ पे लिखेंगे नीचे। पांचवा जो है अपना आस्वाद हो जाएगा। आस्वाद। तो जो 5 प्रकार के जी इंद्रिय बिंब हैं जी, यहाँ पे हो गया है। पहला चाक्षुष, दूसरा श्रव्य इंद्रिय बिंब, और तीसरा है स्पर्श इंद्रिय बिंब, चौथा आपका हो गया घातव्य इंद्रिय बिंब, और पांचवा हो गया आस्वाद इंद्रिय बिंब। तो आपके जो इंद्रिय बिंब हैं इनकी हमारी जो प्रकार हैं वो हो गए हैं। आइए आगे देखते हैं। प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब की प्रकार बताइए। तो प्रेरक अनुभूति जो होती है उसके आधार पर जो बिंब के प्रकार होते हैं वो आपके 6 प्रकार होते हैं बिंब के। तो आप लिखते जाएं। सरल बिंब पहला होता है। सरल बिंब कौन सा? सरल। दूसरा आपका होगा मिश्रित। दूसरा मिश्रित होगा। तीसरा तात्कालिक। तीसरा होगा आपका तात्कालिक। चौथा संकुल। संकुल। और जो पांचवा होगा आपका भावातीत। और जो छठवां अपना होगा वो आस्वाद्य, सॉरी, छठवां जो अपना होगा वो होगा विकीर्ण।
विकीर्ण। तो 6 प्रकार हैं ये हमारे प्रेरक अनुभूति के आधार पर बिंब के प्रकार हो गए हैं। आइए अगला अपन देखते हैं। अगला हमारा है शमशेर बहादुर सिंह की अप्रतिम सफलता के प्रमुख साधन क्या है। तो शमशेर बहादुर सिंह की जो अप्रतिम सफलता है उसके पीछे है काव्य शिल्प के नवीनतम रूपों को अपनाना। क्या है? काव्य शिल्प के जो नवीनतम रूप हैं इन्होंने अपनाए थे। तो काव्य शिल्प के नवीनतम रूप को अपनाना क्या है? काव्य शिल्प जो है, काव्य शिल्प के नवीनतम रूप को अपनाना। तो काव्य शिल्प के जो नवीनतम रूप है उसको अपनाना इनकी सफलता का प्रमुख कारण रहा है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है। HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक भाषा का नाम है। तो HTML का फुल फॉर्म क्या लिखेंगे हम? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है। अगला हमारा है कि मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषता क्या है। तो मुद्रित माध्यम जो है उसकी जो प्रमुख विशेषता है, तो मुद्रित माध्यम की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है आपको बताना है। तो मुद्रित माध्यम की जो प्रमुख विशेषता है वो है शब्दों में स्थायित्व जो होता है वो मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषता है। तो क्या है? शब्दों में स्थायित्व। शब्दों में स्थायित्व क्या है? शब्दों में स्थायित्व। अगला है उल्टा पिरामिड शैली के कौन कौन से हिस्से हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली जो है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक तो आप पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो एक तो है आपका हेडलाइन या लीडर कहते हैं उसको हम। पहली क्या होती है? हेडलाइन। दूसरी क्या होती है आपकी? बॉडी। दूसरी क्या है? बॉडी। और जो तीसरी आपकी है वो है निष्कर्ष। क्या है? या समापन हम कहते हैं। निष्कर्ष। तो आपकी हेडलाइन, बॉडी और निष्कर्ष 3 जो है उल्टा पिरामिड की हमारी विशेषताएं हो गई हैं। आइए अगला है पत्रकार के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। तो जो पत्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पिछले भी वीडियो में भी हम देख चुके हैं कि पत्रकार 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं। एक तो खोजी पत्रकार होता है। कौन कौन होते हैं? एक होता अपना खोजी। कौन सा? खोजी पत्रकार। दूसरा जो अपना होता है वो खेल पत्रकार होते हैं। और तीसरे जो अपने पत्रकार होते हैं वो बाल पत्रकार होते हैं। तो बाल पत्रकार बालक के संबंध में बात लिखें, खेल पत्रकार खेलों के संबंध में, और खोजी पत्रकार कोई भी नई जानकारी ढूंढ के लाएंगे तुझे खोजी पत्रकार। तो पत्रकार कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के पत्रकार हो जाएंगे। आइए अगला है कविता के संबंध में। किसके संबंध में? कविता के संबंध में प्ले विद द बर्ड। क्या है? प्ले विद द बर्ड किसने कहा? तो प्ले विद द बर्ड है ये किसने कहा? तो ये WH आर्डन ने कहा है। किसने? WH आर्डन ने कहा है प्ले विद द बर्ड। अगला, कविता के लिए चित्र भाषा पर किसने जोर दिया है? तो कविता के लिए जो चित्र भाषा है उस पर जोर किसने दिया है? तो उस पर जोर सुमित्रानंदन पंत ने दिया है। किसने दिया है? सुमित्रानंदन पंत ने। सुमित्रानंदन पंत ने जोर दिया है। तो हमारे जो है वो सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो काव्य बोध हैं आपके खत्म हो गए हैं। तो आप लोग पुरानी वीडियो जरूर देखते रहें
और अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी करते रहें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम आगे नए टॉपिक की वीडियो फिर से लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।